ठीक है। तो जब मम्मी पापा खेत में जाते थे और मैं घर पे होता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था। मुझे इतना मज़ा आता था, मैं उस टीवी को पीछे से खोल देता था। हम्म। मैं देखता था क्या है इसके अंदर, उसके अंदर से चीज़ें चेंज करना, उसको ब्लैक एंड वाइट करना, कॉन्ट्रास्ट हम्म। चेंज करना। हम किसी इंसान को देखते हैं ना कि उसने कुछ उखाड़ लिया, हमें लगता है कि बड़ा इजी तरीके से उखाड़ लिया। मैंने अम्बाला की स्टोरी बताई आपको। हम्म। मैं अंदर ही अंदर रोता था वहाँ पे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ इधर। उसके बाद जब मैं नोएडा मूव हुआ, नोएडा मूव होने के बाद पैसे नहीं होते थे बहुत बार, बहुत स्टार्टिंग के दिन थे। मैं अकेला होता था, कोई आसपास नहीं होता था। जब आप अकेले होते हो ना, तब आपको घर की भी याद आती है। तब आपको उन दोस्तों की याद आती है जिनको आप उस गली में छोड़ आए, क्या बात है। जिस गली में आप बचपन आपने जिया। स्कूल से साथ आते थे, शाम को आप गेड़ी लगाते थे। तो जब वो दोस्तों की याद आती है तो बहुत रोना आता था। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल BU पे। कैसे हो आप? धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया। पर और बताओ सर, क्या चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और जो हम लोगों ने सोचा था कि हाँ इंडिया के लिए कुछ करेंगे, हमारे भारत देश के लिए कुछ करेंगे, और वो आपने करके दिखा दिया वो हमने करके दिखा दिया। है ना? तो बिफोर टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, मैं चाहूँगा छोटा सा अपने बारे में बताओ, जो यूथ, जो जनता आज इस पॉडकास्ट को देखने के लिए जुड़ेगी, उनको पता लगे वो किसको सुनने जा रहे हैं। तो मेरा नाम मनोज ढांडा है। एक हरियाणा के छोटे से गांव धनौरी से आया हूँ। और बचपन में एक सपना देखा था कि कुछ बड़ा करना है, और बड़ा क्या करना है वो नहीं पता था। बट मैं ना विजुलाइज करता हूँ चीज़ों को, इमेजिनेशन करता हूँ और सोच लेता हूँ कि यहाँ जाना है तो वहाँ जाना है, तो ठान लिया तो एक वाई वहाँ पे आ जाता है। मैं पर अब बिना वाई के ना ज़िंदगी में कुछ नहीं करता। वाई इज इम्पोर्टेंट। जब तक वाई नहीं क्लियर होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। एवन आपको अगर वेट लूज करना है ना, आप नहीं कर सकते जब तक वहाँ पे कोई वाई नहीं होगा। सो मैं वाई के अंदर बहुत बिलीव रखता हूँ कि क्यों करना है आपको काम। और जो इंडिया का पहला क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाया, ये भी इसलिए बना। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि 2015-16 के आसपास कि हमें क्लाउड चाहिए। हम लोगों ने सब जगह देखा कि इंडिया में क्लाउड है क्या, कौन दे रहा है। फिर हमने देखा दे रहा है तो लोगों को प्रॉब्लम क्यों आ रही है, लोग क्यों मांग रहे हैं। सब हमने देखा सब बाहर के क्लाउड प्लेटफॉर्म थे। उस दिन मैंने अपने आप से पर एक क्वेश्चन किया कि भाई हम क्यों नहीं बना सकते, हम करेक्ट। इंडियन क्यों नहीं बना सकते। राइट। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हर मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज, लार्ज टाइप के मैनेजर्स आप देखोगे सब इंडियन हैं। तो क्यों इंडियन ब्रांड, क्यों इंडियन प्रोडक्ट नहीं बन सकता, क्यों हमें बाहर का यूज़ करना है। और इसी टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक वो बोला था कि आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन किया कि हम क्यों नहीं बनाएंगे। तो उसका कोई आंसर नहीं था कि क्यों नहीं बनाएंगे। तो बस हम लोग बनाने लग गए और 2 साल लगे हम लोगों को। 2 साल के अंदर हम लोगों ने क्लाउड प्लेटफॉर्म बना दिया, भारत का पहला, जिसको आज स्टार्टअप्स, बिजनेसेस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया बहुत प्यार कर रही है, बहुत साथ दे रही है। ये आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, हर एक स्टार्टअप्स के लिए भी, या वो स्टार्टअप जो बेसिकली टेक बेस में आ रहा है। बे- हम इसको आगे बढ़ने से पहले मैं ये समझना चाहता हूँ, क्लाउड होता क्या है, क्लाउड प्लेटफॉर्म होता क्या है, फॉर ए जो आज इसको देख रहे हैं पॉडकास्ट को, जो नहीं समझ पाते टेक्नोलॉजी, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। बिल्कुल, बहुत डिफ़िकल्ट है समझाना, बट मैं सिंपल लैंग्वेज में हाँ, सिंपल समझाता हूँ, लैंग्वेज में है ना। बताओ। क्योंकि जब घर वाले मेरे से पूछते थे ना कि बेटा तू करता क्या है, मैं कभी समझा नहीं पाता था, है ना। लेकिन मैं अगर सिंपल वर्डों में समझाऊँ तो क्लाउड आप ये समझिए कि मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं या एक कंप्यूटर है। जैसे आप यूट्यूब पे जाते हो, आपने यूट्यूब पे डाला कि मुझे ये वीडियो देखनी है, तो वो वीडियो आ जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है वो वीडियो आई कहाँ से। हम्म। तो वीडियो स्टोर होती है सर्वर्स के अंदर, जो कि डेटा सेंटर्स के अंदर लगा होता है। अब क्लाउड वहाँ पे क्या है कि एक सर्वर हो गया। अब मान लीजिए आपको आज एक छोटे से सर्वर की ज़रूरत है, 10 वीडियोज़ डालनी है, 50 वीडियोज़ डालनी है। कल की डेट में आप बोलते हैं मुझे 500 वीडियो डालिए, उसके लिए क्लाउड चाहिए होते हैं। क्लाउड हम बोलते हैं जो चीज़ स्केलेबल हो पाए, 50 से 500 हो पाए, 500 से 1000 तक चली जाए, आपको कुछ ना करना पड़े एक्स्ट्रा। ठीक है, वो स्केलेबल होनी चाहिए। तो हमारे डेटा सेंटर्स होते हैं, डेटा सेंटर्स में बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। तो जब आप अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से इंटरनेट कनेक्टेड है, कुछ भी रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर पे जाती है, सर्वर से वापस रिक्वेस्ट आपको दिखाएगी जो आप देखना चाहते हो। ये सिंपल वे में क्लाउड है। इसमें इंडियन स्टार्टअप है, हमारा इंडियन प्लेटफॉर्म है, तो आई थिंक कॉस्टिंग वाइज भी काफ़ी चीप होगा इन कंपैरेटिवली जो ऑलरेडी मार्केट में है।
बिकॉज आज की डेट में कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप की सबसे ज़्यादा मेजर कॉस्टिंग आती है उसकी मार्केटिंग, करेक्ट, उसकी टेक्नोलॉजी। करेक्ट। उसमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है स्टार्टअप्स की ये? मैं एग्जांपल देता हूँ हम्म, आपको। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया और हम लोगों ने प्राइस पॉइंट बिल्कुल अच्छा रखा, बिल्कुल सही रखा कि मेरा विज़न रहा है हमेशा से कि अगर मैं कुछ बनाऊँ ना, तो वो किसी 1 या 10 या 100 लोगों के लिए ना हो, उसको पूरी दुनिया एक्सेस कर पाए। ऐसे लोग भी एक्सेस कर पाए शायद जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इस भारत देश में मैं बोलूँगा स्टार्टअप्स हैं जो कि 1 साल 2 साल के बाद, क्यों? क्योंकि मार्केटिंग की कॉस्ट ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट ज़्यादा है, 2 साल के बाद वो बंद हो जाते हैं। ऐसे-ऐसे स्टार्टअप्स देखा मैंने जो खुद के सर्वर्स बाय करते हैं, इन हाउस रखते हैं। एक सर्वर जो 8 लाख 10 लाख रुपए का आएगा एंड मल्टीपल चाहिए तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। किसी को अगर इन्वेस्टर नहीं मिला तो वो गया। क्लाउड यहाँ पे कैसे सेव कर रहा है? अगर आज आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया है, आज आपका जो यूटिलाइज़ेशन होगा ना, जैसे जब आपने वीडियो स्टार्ट की होगी, तो जो प्रोडक्शन होगा 1 वीडियो, 2 वीडियो, 5 वीडियो से शुरू हुआ। आज वो 50 वीडियो तक पहुँच गया, राइट? 55 वीडियो तक पहुँच गया। तो ऐसे ही स्टार्टअप्स की जर्नी होती है कि जब वो स्टार्ट करता है तो उसका डेटा साइज़, उसकी ऑडियंस, क्योंकि कस्टमर बहुत कम होते हैं, छोटी होती है। जब वो क्लाउड पे आता है, तो वो कॉस्ट सेव कर पाता है। ये प्लस एडवांटेज है, लेकिन इसके साथ हमने क्या किया? हम्म, जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड हैं, वो लोग ओवरचार्ज कर रहे थे। हमने डिसाइड किया हम ओवरचार्ज नहीं करेंगे। तभी बेनिफिट है। बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप सोचिए अगर कोई 10 लाख रुपए दे रहा है किसी मल्टीनेशनल कंपनी को, उठो के साथ आज हमारे साथ वो 2.5 लाख 3 लाख रुपए में सेम रिसोर्सेज ले सकता है। एवन जो परफॉर्मेंस है वो डबल मिलेगी आपको। हम लोग गारंटी देते हैं। मुझे प्राउड है कि हम भारत के लोगों ने कुछ ऐसा किया है। जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड है ना क्लाउड स्पेस में, उनसे डबल परफॉर्मेंस देते हैं। ये वो वाली बात होगी कि आप लैपटॉप लेके आते हो सेम 3 गुना महंगा, और एक आप लेके आते हो 3 गुना कम कॉस्ट में, और आपको परफॉर्मेंस इसकी ज़्यादा मिल रही है, इसकी कम मिल रही है। इसमें सबसे बड़ा मेजर पार्ट मेरे को ये भी लगता है कि आई थिंक ब्रांड का हो गया है। हम्म, सी चीज़ें तो वाइट लेबलिंग पे कोई भी आज की डेट में परचेज कर रहा है ना, बिल्कुल, है ना, बट बिल्कुल, उसकी मैन्युफैक्चर कॉस्ट तो ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बिल्कुल। बट चलो एनी हाउ वो एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग टॉपिक है। हाँ, सबसे पहले ये बताओ, जब मैंने मेरे को अनीस सर ने जब मेरे को भेजा था उठो, तो मुझे ना सच में ना मतलब ऐसा प्राउड सा मोमेंट आया कि यार ये कुछ अच्छी चीज़ है, इसको हम्म, हमको ना प्रमोट करना चाहिए। हम्म, जब मैं अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा था, तब मैंने एक कमिटमेंट कर दी थी। मेरी पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी ना, देखना कि जो भी हमारे इंडियन स्टार्टअप्स हैं हम्म, उनको इस प्लेटफॉर्म पे हम लेके आएंगे और उनको प्रमोट करेंगे। क्या बात है। अब वो चाहे मैन्युफैक्चरर्स हो, वो चाहे किसी ने कुछ भी काम किया हो, बिल्कुल, लेकिन वो अपने देश की हेल्प में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। 100%, और उसको दुनिया तक पहुंचाओगे आप। तो उठो जो आपने नाम रखा है ना इस क्लाउड का, आई हम्म, थिंक ये एक पॉजिटिव वाइब देता है बिल्कुल, फॉर इंडियंस। बिल्कुल, दूसरा ये थोड़ा सा कॉमेडी वाला पार्ट हो जाएगा। जब उठो का मैंने ऐसे देखा तो मुझे अपने पापा की आवाज़ याद आई कि पापा जैसे बोलते हैं उठो जागो सवेरा हो गया। हाँ, बट आई थिंक दिस इज़ द रियलिटी नाउ। हम लोग चांद तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, तो आई थिंक उठो जागो सवेरा एक्चुअल में हो गया है अब। बिल्कुल। इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ आपको। मुझे इसके पीछे की नहीं, मुझे आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट है, क्योंकि एक मिडिल क्लास लड़का 16 बिल्कुल, साल की एज से हाँ। इन चीज़ों की प्लानिंग कर रहा था। और सबसे पहले एक बात बताओ, जितने भी ड्रॉप आउट हैं वो सारे इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेते हैं? मैं बताता हूँ कैसे कर लेते हैं। शायद उसका रीज़न यही है हम्म, ना? मेरा बचपन से मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। मतलब इतना मज़ा मुझे किसी चीज़ में नहीं आता था। और ये जो मज़ा है आप सबको देना चाहते हो। सबको देना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं किसान परिवार से हूँ। मैं भी। ठीक है। तो जब मम्मी पापा खेत में जाते थे और मैं घर पे होता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था। मुझे इतना मज़ा आता था, मैं उस टीवी को पीछे से खोल देता था। हम्म, मैं देखता था क्या है इसके अंदर, उसके अंदर से चीज़ें चेंज करना, उसको ब्लैक एंड वाइट करना, कॉन्ट्रास्ट हम्म, चेंज करना। तो गजब। ऐसे ही रेडियो, तो किसी चीज़ को अनपैक करके वापस पैक करना। मुझे लग रहा है मैं शायद 8-10 साल का था। बहुत बहुत छोटा था, बच्चा मुझे था। ऐसा क्यों हो रहा है, थ्री इडियट की याद आ रही है। उसके क्या नाम था उसका, आमिर खान का, रणछोड़ दास छाछड़ है। वैसे ही लग रहा मेरे को कि खोल कर रायता फैला दो उसके बाद समेटते रहोगे जो। हाँ, बिल्कुल। और घर वालों को पता नहीं चलता था। हम्म, एक दिन मम्मी ने पीछे से देखा कि ये क्या है, ये सुराख कैसे हो गया इसके अंदर पीछे। तब मैंने बताया कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। थोड़ी डांट पड़ी हम्म, कि भाई ऐसे मत किया कर,
ये चीज़ें बिजली से चलती है, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मैं ना रुका नहीं। उसके बाद से गांव में केबल टीवी आए, है ना। तो केबल टीवी लगाने के लिए भी उस टाइम पैसे नहीं होते थे कि हम केबल टीवी लगाएं। मैं बड़े जुगाड़ से सारे चैनल देख लेता था, एक पतली सी वायर डालता था और कर लेता था। उसके बाद से जब मुझे ग्रेजुएशन करनी थी, या पॉलिटेक्निक का बड़ा दौड़ था उस टाइम पे ना, हाँ, एक टाइम पे चला था हर बंदा सोचता था पॉलिटेक्निक करूँगा। प्रोटेक्निक करने, राइट। तो मैंने उसके एग्ज़ाम करने के लिए मैं बाहर रहता था। हमारे पास में एक शहर है, वहाँ पे भी मैंने ना पढ़ाई नहीं की। सबको लगता था पढ़ रहे हैं। वहाँ पे कंप्यूटर लैब थी। उस कंप्यूटर लैब में मेरे को इतना मज़ा आता था कि मैंने ठान लिया कि अब है ना मैं ज़िंदगी में कंप्यूटर ही चलाऊँगा और कुछ नहीं करूँगा। अब पढ़ा नहीं तो मेरे मार्क्स कम आए। मेरा जो एडमिशन हुआ वो फैशन डिज़ाइनिंग में हुआ, जो मेरे से आस पास भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। था ही नहीं, आस पास नहीं, दूर दूर तक नहीं है ना। था। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई ये तो मैं नहीं करूँगा। और मेरे कुछ दोस्त थे वो अम्बाला चले गए थे, क्योंकि उनका अम्बाला हो गया था। वहाँ से किसी रिश्तेदार का फ़ोन आया कि यहाँ पे कंप्यूटर है, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर नहीं होता था घर में, वो ऐसा कुछ था नहीं। तो उसने बोला कि भाई कि यहाँ कंप्यूटर है एक रिश्तेदार के पास, आप आ जाओ। आप सोचो मैं वहाँ चला गया। हाँ, गजब। और वहाँ जाने के बाद वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई ना, उसने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी होती क्या है। क्योंकि जब मैं वहाँ गया बिना पैसे के, थोड़े बहुत पैसे लेके गया घर से, थोड़ी बहुत हेल्प लेता था, लेकिन जब वहाँ मैं गया देखा ज़िंदगी में ना हर चीज़ चाहिए होती है, हर चीज़ की अहमियत है। तो वो कंप्यूटर का शौक़ मेरा है वहाँ टूट गया था। ऐसा क्या हुआ? अब मैं जब गया दोस्तों के साथ रहता हूँ, जब आप अकेले कहीं दोस्तों के साथ रहते हो ना, आपके पास पैसे नहीं होते, तो आपको ये लगता है यार मैं डिपेंडेंट हो गया हूँ, साला मैं तो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा इधर। तब मैंने एसटीडी पीसीओ बेचे। ओके। और मुझे याद है उस टाइम की स्टोरी, एक सुबह पराठा खाया हुआ तभी शायद रात का डिनर वही हो जाता था। अम्बाला की बात है, अम्बाला में घंटा घर के पास एक छोटी सी पराठे की दुकान होती थी। मैं आज मॉर्निंग में पराठे खा रहा था ललित के साथ अभी, तो मैं इसको बता रहा था, मैं कहा मुझे आज भी वो टेस्ट याद है उस पराठे का। लेकिन एक एहसास हुआ वहाँ पे कि नहीं, ये वो नहीं है जो तू करना चाहता है। फिर वो वापस आया, फिर वापस रोहतक से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर एक भाई से मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे कंप्यूटर चाहिए, तो 5,000 रुपये कंप्यूटर से दोबारा से स्टार्ट हुई कि अब जर्नी शुरू करनी है मुझे। अब मुझे मेरे जो सपने हैं ना उसको हकीकत तक लेके जाना है। सो उस 5,000 के कंप्यूटर ने आज यहाँ छोड़ दिया लाके। और उठो की शुरुआत कैसे हुई? क्या कैसे दिमाग में आया कि ओके, क्योंकि आपने हाँ टेक्निकल बेस, आप इंसान रहे हो स्टार्टिंग से, आप कुछ और भी कर सकते थे। बिल्कुल। व्हाई दिस? तो 2010 की बात है। 2010 के आसपास मुझे एक वेबसाइट बनानी थी किसी और पर्पज़ के लिए। जब वो वेबसाइट बनाई तो मैंने उसकी होस्टिंग ली, और वो वेबसाइट की जब होस्टिंग ली ना, क्योंकि कुछ आता नहीं था उस टाइम पे कैसे करते हैं, तो मैंने जब रिक्वेस्ट की होस्टिंग प्रोवाइडर से कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है, किसी ने कुछ नहीं सुना। सबने बोला ये तो आपको करना है, ये हम नहीं करते। और वो करते करते मैं सीख गया कि ये होस्टिंग क्या है, ये सर्वर्स क्या हैं, ये कैसे चलते हैं। तो पैसे नहीं थे, तो आगे बढ़ने के लिए कुछ करना था, तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक लार्ज प्लान लेके उसमें से सेल कर सकते हो होस्टिंग, और उसमें आपकी वेबसाइट भी चलेगी और बाकियों की भी चलेगी। तब मैंने लार्ज प्लान लिया, कुछ लोगों को साथ में जोड़ा, कुछ कस्टमर्स आए। मैं मार्केटिंग में बचपन से अच्छा हूँ मेरे ख्याल से, ओके। ठीक है। तो कुछ कस्टमर्स आए, तो 10-15 कस्टमर थे उस टाइम पे। उन कस्टमर को जो मैंने सर्विस दी ना, उनको बड़ा मज़ा आया। उन्होंने बहुत तारीफ़ की कि यार मज़ा आ गया, ऐसी सर्विस तो आज तक किसी ने नहीं दी। अब एक इंसान को क्या चाहिए कि वो जो काम कर रहा है उसको मज़ा भी आ रहा है, तारीफ़ भी हो रही है, पैसा भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है। तीनों चीज़ें आ रही है। तो वहाँ से शुरुआत हुई। इसलिए आज भी जब सपोर्ट की बात चलती है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं उसी दिन को याद करता हूँ कि वही सपोर्ट देना है, कि लोग ऐसा बोले कि भाई ऐसा सपोर्ट कहीं नहीं मिल सकता, ऐसी हैंड होल्डिंग कहीं नहीं मिल सकती। और उसी के साथ ये सब चल रहा है। वो चलते चलते 2015 तक हम लोगों ने काफ़ी ग्रो किया, एंड 2016 में हम लोगों ने एक इवेंट किया ब्लॉगएक्स, जिसके अंदर काफ़ी ब्लॉगर्स को बुलाया, काफ़ी क्रिएटर्स को बुलाया। एंड तब जब मैं बाहर निकला, एक बच्चा, मैं बच्चा ही बोलूँगा अपने आप को, एक बच्चा जो घर में कंप्यूटर पे लगा रहता था, ऑफिस में लगा रहता था, वो दुनिया में निकला बाहर, दुनिया होती क्या है। तब उसको क्वेश्चंस आए कि नहीं हमें तो क्लाउड चाहिए, हमें रिटेल होस्टिंग नहीं चाहिए। तब जब किसी ने बोला कि मुझे क्लाउड चाहिए, तब वो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इंडियन नहीं बना सकते क्या। ओके। और तब शुरुआत हुई थी उसकी कि इंडियन ही बनाएंगे, कि हम ही बनाएंगे भाई। हमने डिसाइड कर लिया। 2018 में हम लोगों ने क्लाउड लॉन्च किया।
तो माइक्रो होस्ट के नाम से लॉन्च किया था, और अभी रिसेंट में अराउंड 5 महीने हो गए हैं, सो वी रीब्रांडेड इट एज उठो। क्योंकि कोविड के टाइम में ना एक एहसास हुआ था, और मेरे मेंटर एक लाइन बोलते हैं कि ये दुनिया हमारी तो है मनोज। जब क्वेश्चन आता है ना हमारे माइंड में किसके लिए करना है, क्यों करना है, तो वहाँ पे आता है कि दुनिया हमारी तो है। तो एक टाइम था मेरे पास जब सब कुछ था, सब लेट लाइफ जो है वो सेटल थी कि अब क्यों करना है। तो ये लाइन ने मुझे क्लिक किया कि दुनिया मेरी तो है। तब मैंने इस नाम को अभी डिसाइड किया कि मुझे एक ऐसा नाम चाहिए जो मुझे ड्राइव करे, जो पूरे इंडिया को ड्राइव करे, और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या होता है ना, बिजनेसेस फंस के रह जाते हैं कि नहीं, मैं तो एक बाहर के क्लाउड प्रोवाइडर के साथ फंस गया, अब मैं नहीं आ पाऊँगा। तो ये उनको एक मैसेज देने के लिए भी है कि उठो, अब टाइम है चेंज करने का। सेम स्लोगन जो मैंने बोला था, उठो जागो उठो जागो और सवेरा जब हो तक गया मत है। रुको, वो भी है, हाँ हाँ, हाँ, है ना। स्वामी विवेकानंद ने आई बिलीव बोला था, याद नहीं मेरे है को ना। तो। हाँ मुझे तो मेरे पापा याद है, मेरे पापा ने बोला था मेरे को। हाँ, तो फिर हम लोगों ने जिंगल भी बनाए, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई इसके ऊपर। आपको मौका मिलेगा तो मैं सुनवाऊँगा। तो वहाँ से शुरू हुआ कि अब है ना, भारत देश को उठाना है, और अगर मैंने ये कर दिया ना, मेरी लाइफ का मैं बोलूँगा कि पर्पज़ पूरा हो गया कि मैंने इस धरती पे आके कुछ किया है। और यही वो रीज़न है कि मैं बोलता हूँ कि बिना वाय के कभी काम मत करो। और यही एक चीज़ है मुझे, जो मुझे ड्राइव करती है। आज उठो जब मैं सुबह देखता हूँ, शाम को देखता हूँ, हर टाइम, तो मुझे याद दिलाता है वो चीज़। एवन बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, जो आप कह रहे हो ना कि पापा की बात याद आती है, वो बोलते हैं कि भाई हम बच्चों को आपका जिंगल सुना के उठाते हैं, अरे वाह। और इतना इंस्पायरिंग है। जब मैंने फर्स्ट टाइम सोचा था ना ये नाम रखूँगा, इस नाम ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। जब मैं थक जाता था ना, मैं अकेला होता था यहाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता है। जब आप अकेले होते हो, बाहर आते हो, खुद जूझ रहे होते हो हर चीज़ से, तो मैं रोता था। तो उस टाइम पे ये वर्ड था कि उठो मनोज, तुम कर सकते हो यार। परफेक्ट। और मुझे लगता है आई थिंक ये एक वैसे ही, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं हाँ आपको बोलते एग्जैक्टली, बोलते। ये वर्ड ही ऐसा है भाई, उठ, हाँ, है ना। बिल्कुल। अगर मैं पूछूं, चीजें तो जिस वे में अभी आपने बताई है तो काफी सूदिंग लगी, बड़ी इजी लगी, ठीक है। बट अगर मैं पूछूं चैलेंजेस, हाँ, क्या चैलेंजेस फेस किए, फाइनेंशियली भी और इमोशन साइड भी, दोनों बताओ। बहुत चैलेंज आते हैं बताओ ना सर। हमें ना। हम किसी इंसान को देखते हैं ना कि उसने कुछ उखाड़ लिया, हमें लगता है कि बड़ा इजी तरीके से उखाड़ लिया। मैंने अम्बाला की स्टोरी बताई आपको। मैं अंदर ही अंदर रोता था वहाँ पे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ इधर। उसके बाद जब मैं नोएडा मूव हुआ, नोएडा मूव होने के बाद पैसे नहीं होते थे बहुत बार, बहुत स्टार्टिंग के दिन थे। मैं अकेला होता था, कोई आसपास नहीं होता था। जब आप अकेले होते हो ना, तब आपको घर की भी याद आती है, तब आपको उन दोस्तों की याद आती है जिनको आप उस गली में छोड़ आए, क्या बात है। जिस गली में आप बचपन आपने जिया। स्कूल से साथ आते थे, शाम को आप गेड़ी लगाते थे। तो जब वो दोस्तों की याद आती है तो बहुत रोना आता था। लेकिन कदम आगे बढ़ गया था, तो ये नहीं था कि अब वापस जाना है, नहीं, अब कुछ करके दिखाना है। और जब पैसे नहीं होते तो आप जो चीज़ देना चाहते हो वो भी नहीं दे पाते, जो आप पाना चाहते हो वो भी नहीं पा पाते। करेक्ट। लेकिन एक कंसिस्टेंट जिसको बोलते हैं ना, अगर आप लगे रहो ना, तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हो। तो एक टाइम पे वेंडर को देने के लिए पैसे नहीं होते थे मेरे पास, तो मैं किसी से उधार लेके पैसे देता था। वेंडर को रिक्वेस्ट करता था कि अगले महीने कर देंगे एक साथ। और मुझे लगता है ये कहीं ना जो हमारी जर्नी है ना, बनाई इसलिए जाती है, ये चैलेंजेस इसलिए आते हैं कि शायद जब आगे हम बढ़ेंगे तो हमें ये चैलेंज इंस्पायर करे कि ये तेरे साथ हुआ था, ये किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। करेक्ट। जैसे 2010 में मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैंने लोगों को सपोर्ट दिया, वो अच्छा लगा। अब जब कोई कस्टमर है टाइम पे पे नहीं कर पाता, मेरी टीम को डायरेक्टली बोला हुआ है, अगर कोई एक पे नहीं कर पा रहा, आप सस्पेंड नहीं करोगे, आप कंटिन्यू करोगे, क्योंकि वो टाइम मैंने जिया है। शायद आज उसका टफ टाइम है, कल उसका जब अच्छा टाइम आ जाएगा तो वही हमें जिताएगा। तो आपको कंसिस्टेंट रखना है। तो मुझे लग रहा है हर चीज़ सिखाती है। तो ये जो चैलेंजेस थे ना, अकेला रहना, दोस्तों की याद आना, घर वालों की याद आना, आप वेंडर के पैसे नहीं दे पा रहे, रेंट के पैसे नहीं दे पा रहे,
मैं थैंकफुल हूँ जो मेरा ओनर था उस टाइम जहाँ मैं रहता था नोएडा में, वो कभी मेरे को डिमांड नहीं करता था कि भाई पैसे दे दो। 3 महीने 4 महीने में पैसे देता था उसको मैं। दिस वॉज द टफेस्ट टाइम। और मैं कई बार ग्रेटफुल होता हूँ भगवान के लिए कि मेरे अराउंड ऐसे लोगों को मिलाया जो जिसने मुझे कभी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। और जब नीचा दिखाने की कोशिश आपको नहीं करता ना कोई, तो आप अपने आप में गिरते भी नहीं हो, आप उठते रहते हो। इंसान कब गिरता है? जब आपको पड़ोसी ने आके ये बोल दिया कि तू ये नहीं कर सकता, तब इंसान सेल्फ डाउट में आ जाता है। तो वो मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे साथ मार्केट में हुआ कई बार कि भाई ये कैसे करेगा, ये इतने बड़े बड़े लार्ज प्लेयर हैं, इतने पैसे हैं, तू कैसे करेगा। तो मैंने वहाँ से भी एक चीज़ सीखी कि जब कोई बोलता है ना तो सेल्फ डाउट मत करो आप अपने आप को। आप अपने आप को चैलेंज दे दो कि हाँ, इस बंदे ने बोला ना मैं नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा। और क्योंकि अगर आपने कर दिया है सर, कर दिया है। थैंकफुली वो दिख रहा है। और ये चीज़ मैं बोलूँगा, और ये चीज़ मैं हर इंसान को बोलूँगा कि अगर आपको कोई ये बोलता है ना कि आप नहीं कर सकते, आप है ना उसको एज ए चैलेंज ले लो और आप वो करके दिखा दो। मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आप हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ और बदलेंगे, क्योंकि उनके लिए आप इंस्पिरेशन बन जाएंगे कि आपने कुछ कर लिया तो वो भी कर लेंगे। आई थिंक ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन वैसे अभी जैसे इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे ना आपको क्या लगता है, आप जो आज इतने सक्सेसफुल हो, उसके पीछे एक ऐसी क्या वजह है? एक वजह कभी सोचा है कि क्या वजह हो सकती है? जो मुझे आपको देख के समझ आई है, मुझे लगता है आई थिंक आपका इंटेंट अच्छा है, सोच अच्छी है आपकी, ये मैंने फील किया है। बाकी रियलिटी आपको पता है। ये एक्चुअल में है और ये हर जगह है। आप अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना जा रहे हो, आपको 2 टाइप के रेस्टोरेंट दिखे होंगे दुनिया में, आज तक एहसास हुआ होगा। एक जो बड़े प्यार से आपकी केयर करेगा, क्योंकि वो रेस्टोरेंट बने केयर के लिए होते हैं। आप घर से बाहर क्यों जाते हो? कि आपको केयर मिले वहाँ पे, है ना? बड़े प्यार से करेगा। दूसरा, आप बोलोगे ये चाहिए और वो सुन भी नहीं रहा, वो चला गया, उसकी इंटेंट नहीं है वहाँ पे सर्व करने की। तो अगर किसी भी चीज़ जो बनी है ना, अगर उसकी इंटेंट जिस चीज़ से वो बनना चाहिए, अगर वो नहीं होगी ना, तो वो कभी भी नहीं चलेगा। मेरी अगर आज इच्छा हो जाएगी कि मुझे पैसा कमाना है सिर्फ, मैं सर्व ही नहीं कर पाऊँगा, गारंटेड है। करेक्ट। कि अगर मुझे पैसा कमाना है तो मैं क्या करूँगा? आई विल सी फॉर इन्वेस्टर्स लाता हूँ, पैसे कमाऊँगा, है ना, फंडिंग उठाऊँगा। बट नहीं, जब आपकी सर्विंग की भावना होती है ना, तो फिर आप पैसे नहीं देखते। एक माइंड में आ रही थी चीज़, वो नहीं बोलूँगा, मैं आपको ऑफलाइन बोलूँगा वो, अच्छा, है ना, ठीक है। क्योंकि शायद कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। ठीक है। बट जब भी आपने ना अपने आप को किसी कोच के लिए खड़ा कर दिया ना कि मुझे ये करना है, तो आप वो कर लेते हो। उसमें आपकी इंटेंट होती है कि आपको ये काम इस पर्पज से करना है। और अगर इंटेंट कुछ में कुछ और आ जाए, लालच आ जाए, ग्रीड आ जाए, आप नहीं कर पाओगे, जितना मर्जी जोर लगा लो। ग्रीड कभी भी नहीं जीतती। ओके, इसी पे एक सवाल है। इंडियन स्टार्टअप्स स्पेशली, आज की डेट में इंडियन स्टार्टअप फेल क्यों हो रहे हैं, या फेल अगर कोई हुआ है तो उसकी वजह क्या है, और हाउ टू मेक अ सक्सेसफुल स्टार्टअप, उसके क्या की फैक्टर्स रहने चाहिए? मुझे लगता है, क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आज की डेट में सर हो क्या गया है ना, हर एक बंदा स्टार्टअप, हाँ। भाई क्या कर रहा, यार स्टार्टअप कर रहा हूँ, भाई क्या कर रहा, स्टार्टअप कर रहा हूँ। हम्म। और आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड कर चुके हो, तो मुझे लगता है आई थिंक यूथ को आप काफ़ी एक क्लियर विजन दे सकते हो, विजन के साथ साथ उनको एक मिशन की तरफ भी मोड़ सकते हो। तो मैं Right. इस पे आपका एक थॉट प्रोसेस चाहता हूँ। तो मुझे लगता है किसी भी स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कस्टमर। दिमाग में ना बहुत सारे आइडिया आते हैं, हर किसी के आते हैं, लेकिन जब तक वो आइडिया ये नहीं होगा ना कि वो आइडिया से किस इंसान को फ़ायदा होने वाला है, किस इंसान की लाइफ में वैल्यू ऐड होने वाली है, वो स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होगा। बहुत सारे लोग अटैच हो जाते हैं कि मैंने ये बना दिया, मैंने ये प्रोडक्ट बना दिया, ये मार्केट में ये करेगा,
ऐसे नहीं होता। वो प्रोडक्ट से जब आप डी अटैच होते हो और आप कस्टमर से अटैच हो जाते हो कि ये प्रोडक्ट इस कस्टमर की, ये वाला कस्टमर इस कस्टमर की हेल्प करेगा, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जब आपको क्लियर है कि वो कस्टमर कौन है, तो आपकी जो मार्केटिंग स्पेंड है वो कम होगी, क्योंकि आप मार्केटिंग किसको करोगे, सिर्फ उस कस्टमर को करोगे। राइट। आपकी जो टीम है वो टीम आपके विजन के साथ जुड़ी होगी, क्योंकि उसको पता है कि हमने जो धंधा शुरू किया है ना, वो धंधा उस कस्टमर को सर्व करने के लिए किया है, उस पर्टिकुलर बिजनेसेस के को सर्व करने के लिए किया है, तो लोग उसी तरीके से काम करेंगे। बट जब आप एक चीज़ के ऊपर फोकस करते हो कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, और कस्टमर को भूल जाते हो और अपनी टीम को भूल जाते हो, तो आप फेल हो जाओगे। सबसे बड़ी गलती लोग आजकल ये करते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं बड़ी सैलरी दे के अच्छे लोग रखूँगा और वो अच्छे लोग मुझे सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाने में हेल्प करेंगे। बट ऐसा नहीं होता। वो टाइम चला गया है। देखो आज है ना, मैं अगर आपको पीढ़ी दर पीढ़ी बताऊं, तो पहले लोग होते थे सिर्फ पैसे के लिए काम करते थे। वो कहते थे मेरा पेट भर जाए, ऐसे एम्प्लॉय होते थे कि मेरा पेट भर जाए, काम हो गया। फिर लोग होते थे कि मुझे पैसे भी मिलने चाहिए और मैं अच्छी जगह काम भी करूं। अब है ना, टाइम ऐसा आ गया कि लोग कहते हैं कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ ना, मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मुझे वहाँ पे ना खुशी मिलनी चाहिए। अगर मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही ना, तो भाई मैं घर पे रोटी खा लूँगा। कोविड ने सिखा दिया सबको ये, है ना। यस, फैक्ट है। मैं घर पे रोटी खा लूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो आपको है ना, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपकी टीम को आपको रिस्पेक्ट देनी है। आपको बताना है कि आपको वो काम करना क्यों है, हर बंदे को बताना है। और वो कैसे बताओगे, जब आपको वो कस्टमर क्लियर होगा कि ये मेरा कस्टमर है, इसको मुझे ये वैल्यू ऐड करनी है। परफेक्ट, परफेक्ट। आई थिंक दिस इज द मेजर फैक्टर, है ना? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर इज़ किंग, मैं हमेशा मानता हूँ। लोग कहते हैं पुरानी होगी ये कहावत, ये कहावत कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। जो लिख दिया गया है वो लिख दिया गया है, वो हमेशा चलेगा। ग्रेट। चलो, ये तो हमने बात करी स्टार्टअप्स के फेलियर की और सक्सेस की, बट आज जो यूथ अगर कुछ करना चाहता है, ठीक है, तो सबसे एक बिजनेस या स्टार्टअप की जब भी हम बात करते हैं, तो रिस्क एक ऐसी चीज़ है, रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। हम्म। तो कहाँ पे रिस्क ले और कहाँ पे अंधे भी ना हो जाए कि पता है रिस्क है लेकिन उसके बावजूद भी हम जा रहे हैं। तो रिस्क को थोड़ा सा आप एक बार अपने हिसाब से बता सकते हो अगर कि स्टार्टअप में किस तरीके से आप कर सकते हो कि कितना रिस्क लें बिजनेस में अगर कर रहे हैं तो? रिस्क में एक ही चीज़ का बोलूँगा, वो है टाइम, है ना। आप रिस्क कर लेना लेना है तो टाइम का रिस्क ले लीजिए। उसमें आप डिसाइड कीजिए कि आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल उस पर्टिकुलर धंधे को देना है या उस पर्टिकुलर स्टार्टअप को बिल्ड करने में देना है। इससे बड़ा रिस्क और कुछ नहीं है ना। टाइम ही आपको पैसा ला के देगा, टाइम ही आपको कस्टमर ला के देगा, टाइम ही आपको धंधा ला के देगा, और वो रीज़न जो है ना, वो आप क्यों काम कर रहे हो, वो टाइम ही आपको ला के देगा। तो अगर आपके पास 3 साल, 5 साल है और आपको लग रहा है कि यार ये 3-4 साल में रिस्क में डाल सकता हूँ, मुझे है ना ये जॉब में कुछ नहीं करना, मैं जो आज कर रहा हूँ ना, मेरा वो करने से ज़िंदगी का पर्पज़ पूरा नहीं होने वाला, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आज आप रिस्क ले लो। परफेक्ट। क्योंकि अगर वो रिस्क आपने ले लिया और वो सक्सेसफुल आपने कुछ खड़ा कर दिया दुनिया में, तो आप जब इस दुनिया से जा रहे होंगे ना, तो आपको प्राउड फील होगा अपने ऊपर भी कि साला कुछ उखाड़ के गया हूँ, मैं ऐसे नहीं चला गया, क्या बात है है। ना। तो बस टाइम का रिस्क ले लो। बाकी जो चीज़ें हैं, आपको जो इंसान आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको लेके आने हैं, जो को फाउंडर्स आपको लेके आने हैं, जिस कस्टमर को आपको सर्व करना है, वहाँ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को जो इंसान चाहिए वो सर्विंग माइंड का होना चाहिए। कोई भी एम्प्लॉय अगर आपने हायर कर लिया जो सिर्फ पैसा पैसा बोलता है कि जी मेरे को तो वहाँ इतने का ऑफ़र मिल रहा है, आप देते हो तो मैं आपके पास आ जाता हूँ, आप कभी हायर मत करो। सबसे बड़ी गलती होगी कि जब उसको कहीं और से ऑफ़र मिलेगा वहाँ चला जाएगा भाई। और आपका मकसद ये नहीं है कि जस्ट वहाँ से पैसा कमाना है, आपका मकसद ये है कि इस दुनिया में आए हो तो कुछ उखाड़ के जाना है, इस दुनिया में ना कुछ दे के जाना है ताकि कुछ हो पाए। आज देखो ना, आप सोलर देख लो कि कितने, मैं अभी गया हुआ था कहीं पे पहाड़ों में, तो मैंने देखा कि यार क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ जो जो इंसान ने की है जो यहाँ काम आ रही है। सबसे पहले चीज़ मुझे दिखी सोलर, वहाँ पे कि सोलर हर घर के ऊपर लगा हुआ है, लाइट आ रही है नहीं आ रही है उनको तो भी बिजली मिल रही है पहाड़ों के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ऐसे ही आप भी डिसाइड करो ना कि आपको क्या दे के जाना है इस दुनिया में, जो आप चले भी जाओगे तो भी इस दुनिया में वैल्यू ऐड करता रहेगा। आपके हिसाब से लोगों को इंसान को वैल्यू देनी चाहिए या पैसे को? वैसे ट्रेंड उल्टा चल रहा है आज, ट्रेंड उल्टा चल है रहा ना, है। कि लोग बाग वैल्यू सिर्फ पैसे को दे रहे हैं, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, क्या टेक है आपका इसमें? देखो लोग है ना देख देख के चीज़ें करते हैं। हम्म। लोग क्या करते हैं कि अच्छा उस बंदे के पास गाड़ी है, उस बंदे के पास अच्छा घर है, तो वहाँ से लोगों को लगता है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा ही सब कुछ है ना। मैं यहाँ पे बड़ी थिन लाइन है यहाँ पे, और वो थिन लाइन अगर आप भूल जाते हो, क्रॉस कर जाते हो, तो आप पैसे की अहमियत भूल जाते हो। फिर पैसा ना इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा कितना इम्पोर्टेंट है वो आपको ही डिसाइड करना है। कोई और आपको या किसी और के पैसे बनाए हुए किसी और की गाड़ी आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकती। मैं ये मानता हूँ कि इंसान जहाँ रहता है वहाँ कैसे लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। आप मान के चलो आपके पास 10,000 करोड़ रुपए आ गए, आपके पास इंसान ही नहीं है जिन पे आप ट्रस्ट कर पाओ, है ना, जिनको आप कुछ बता पाओ, जिनसे बात कर पाओ। आप बात कुछ और करोगे, वो आपको सजेस्ट कुछ और करेंगे, क्या वैल्यू है उस चीज़ की? रैदर देन लोग आपके पास ऐसे हो कि आप बैठ के एक दूसरे के साथ रो पाओ, बैठ के एक दूसरे की सुन पाओ, एक दूसरे को समझ पाओ और उसको बता पाओ कि भाई तू ये कर ले, और तू उस पर विश्वास कर पाए। वो वैल्यू है इंसान की। पैसा वो कभी नहीं कर सकता। ग्रेट सर। पैसा हमेशा एक रिसोर्स है जो आपको चाहिए। आपकी जर्नी में जब आप आगे बढ़ते हो तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उतना ही पैसा कमा लो जितना आपको चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आपको अगर ये पूरी दुनिया घूमनी है ना, 8-9 करोड़ रुपए कमा लो ज़िंदगी में, पूरी दुनिया घूम लो, उससे ज़्यादा तो आपको चाहिए भी नहीं, है ना। और मैं दूसरी बात बता दूं, थोड़ी कड़वी है। हम्म, मैं 10,000 करोड़ किसी ने बनाए हैं, 20,000 करोड़ किसी ने बनाए हैं, मैं हर किसी को जानता हूँ। आप उनसे पर्सनली कभी उनके साथ बैठ के पूछ लेना, लाइफ में लगी पड़ी है सबकी। तो भाई साहब ज़िंदगी बना लो, वो इम्पोर्टेंट है। वाह। पैसे के पीछे मत भागो, उसका कोई एंड नहीं है। तो उसको समझ लो, इम्पोर्टेंस है, पैसा इज ए रिसोर्स। उस रिसोर्स आपको जितना चाहिए उतना ले लो, काफ़ी है, बाकी आप लगा दो अपने आप को। परफेक्ट सर। अब लास्ट में एक चीज़ रह गई, ये मैं बीच में पूछना भूल गया था। जो अपना उठो आई क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इसका मिशन क्या सोचा है आपने? देखो आज के टाइम है ना, जितने भी क्लाउड इकोसिस्टम में प्लेयर्स हैं वो सब प्लेयर्स आउटसाइड इंडिया के हैं। जब किसी ने मुझे पूछा था कि मुझे क्लाउड चाहिए, तब मैंने डिसाइड किया था कि हम क्यों नहीं बना सकते, और क्वेश्चन कोई रीज़न नहीं आया क्यों नहीं बना सकते। तब से डिसाइड कर लिया था कि हम खुद बनाएंगे, और जो ऊपर के बाहर के प्रोवाइडर हैं ना, उनके बराबर में या उनसे ऊपर जाके खड़े हो जाएंगे कि हम भारत के लोग हैं और हमने भी कुछ कर दिखाया है और हमने ये किया है। और भारत क्योंकि आत्मनिर्भर है तो किसी भी चीज़ पे निर्भर नहीं रहेगा अभी, क्योंकि हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, हमारा अपना सब कुछ है, और हमारे इंडियन बिजनेसेस, हमारा इकोसिस्टम अब इंडिया का अपना भारत का क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकता है। हमें नहीं है आपकी ज़रूरत। आई थिंक ये सबसे अच्छी बात है। और एक लाइन और भी ऐड कर हाँ, सकता हूँ प्लीज़ इसमें। प्लीज़ प्लीज़। और मैं ये मानता हूँ कि हम जब हमारी जर्नी में चल रहे होते हैं ना, हमने जो जर्नी पार की, और हज़ारों लोग हैं जो हमारी जर्नी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि ये इंसान वहाँ से आया, इस इंसान ने क्या किया। मैं ये मानता हूँ अगर वो जर्नी किसी भी लोगों ने, किसी ने भी देखी है ना, शायद वहाँ से वो इंस्पायर हो जाएगा। शायद अगर वो हार गया होगा ना आज, तो उठ जाएगा कि देखो इस इंसान ने ये किया है, अगर ये कर सकता है ना, यहाँ से आने के बाद कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। परफेक्ट परफेक्ट। अगर इस पे मैं एक चीज़ पूछूं, आपकी पूरी जर्नी, पूरी हम्म। लाइफ, जो आज एक आप सक्सेसफुल स्टार्टअप आपने बिल्ड किया है, पूरी जर्नी की लर्निंग क्या रही, ताकि आप यूथ को थोड़ा सा इंस्पायर, एक एक होता है ना कि आप एक मोटिवेशन, थोड़ा सा इंस्पिरेशन दे पाओ, तो कुछ लाइनें या कुछ वर्ड्स जो उनको बता पाओ आप? देखो ज़िंदगी है ना, एक बार मिलती है, और ये ज़िंदगी आप अगर खुद डिसाइड कर लोगे कि आपको ये ज़िंदगी को जीना कैसे है, आपके पड़ोसी, आपके यार दोस्त, आपका सर्कल इस ज़िंदगी को डिसाइड नहीं कर सकता।
अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे मेरी ज़िंदगी डिसाइड करनी है और आपने अपना वाई चुन लिया कि मुझे इस दुनिया में मैं क्यों आया हूँ और मुझे इस दुनिया में क्या करना है, और वो आज अगर आपने चुन लिया और उसके पीछे अगर जो टाइम की इन्वेस्टमेंट मैंने बोली, वो टाइम अगर आपने दे दिया, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप अपने आप की सुनो। देखो, एक कहावत है कि जब दिल की इंसान सुनता है ना, तो वो कुछ भी कर देगा, और जब दिल से आवाज़ आती है ना, तो प्योर आती है, मैनिपुलेटिव नहीं आती। तो हमेशा अपने दिल की सुनिए, हमेशा अपनी चलाइए। बाहर से आपको फीडबैक लेना है, लीजिए। फीडबैक इज़ मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो आपको क्रिटिक करेगा वो आपको ये भी बता देगा कि ये गलती नहीं करनी। या मैं ये भी बोलता हूँ कि जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो ना, और आपको लगता है ये इंसान ये गलती कर रहा है, तो आप ज़िंदगी में ये सीख लेते हो कि साला ये गलती मैं ज़िंदगी में नहीं करूँगा। तो आप ऑब्जर्व कीजिए और अपने दिल से, अपने मन से अपनी लाइफ को जिए। आप किसी और के डिसीजन पे अपनी लाइफ को मत जिए। डन सर, थैंक यू सो मच। आज सच बता रहा हूँ, इस पॉडकास्ट से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। मैं भी बहुत कुछ सीख के है जा ना? रहा हूँ, और मैं आप बता ना दूँ। सच में मतलब बड़े ही एकदम चार्मिंग, शांत, काम, बड़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सर, सीरियसली आप। मैंने नहीं सोचा था कि ये पॉडकास्ट मतलब इस वे में जाएगा, बट आई थिंक मैं तो इतना ही बोलूँगा सर, जो आपने इस देश के लिए किया है, ठीक है। देखो, डेफिनेटली मनी मेकिंग हर एक बिजनेस का पार्ट रहता है, बाय ठीक डिफ़ॉल्ट है, है वो। बाय डिफ़ॉल्ट है, हाँ। बट एक मोटिव या एक ऑब्जेक्ट्स को लेके आप चीज़ें कर रहे हो। आई थिंक दिस इज़ दी, ये एक हर एक इंसान की लाइफ का ये एजेंडा अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि दुनिया चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। और मैं यही इनवाइट करता हूँ हर इंसान को कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर इस दुनिया से जाए ना, तो जब जा रहा है तो उसको उस टाइम प्राउड फीलिंग आनी चाहिए कि मैंने कुछ किया है। तो ऐसा कुछ कर दो। एक बार मौका मिला है, सो के, मूवीज़ देख के, टाइम पास करके ये ज़िंदगी मत बिताओ। कुछ कर दो। पेन है ना, पेन आएगा स्टार्टिंग में, और वो पेन ही आपको गेंद दे के जाएगा। तो उस पेन से मत डरो। परफेक्ट, परफेक्ट। सिंपल। डन सर। सो थैंक यू थैंक यू ब्रदर। सो मच सर, थैंक यू सो मच।